नमस्कार। आज हरेला के 6वां दिन और हम सब एक बार फिर से उपस्थित हैं स्मृति वन में। और आज हमारे साथ हैं हमारे अत्यंत विशिष्ट अतिथि हमारे साथ श्री आशीष गर्ग जी। और आशीष गर्ग जी जो है इको ग्रुप के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। और साथ ही इन्होंने जो है अभी हाल ही में सरदारा में जो सरदारा रोड पर जो पेड़ कट रहे हैं उनके खिलाफ उन्होंने जो है अदालत में याचिका दायर की है। और हम पूरे धार परिवार की तरफ से उनको शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपने अभियान में सफल हों। और आज आशीष जी हालांकि यहाँ पर इको ग्रुप में उन्होंने काफी इको ग्रुप के साथ उन्होंने यहाँ पे काफी काम किया है हमारे स्मृति वन में। तो मैं चाहती हूँ कि स्मृति वन के बारे में आशीष जी आपसे 2 शब्द हैं। स्मृति वन को एक बहुत सराहनीय प्रयास है आपका, और ये इन ऐसे छोटे छोटे जंगलों की बहुत जरूरत है इस समय, वो भी हम आगे बात करेंगे इस पे। और आपने मेरे माध्यम से जो एक बहुत सुंदर पौधा लगवाया है, इसको हम जो हमारे पेड़ कट गए 150 के करीब, उनकी श्रद्धांजलि में अर्पित है। यही आप सब लोगों की अनुमति। ये जो हमने पेड़ आज यहाँ पर लगाया है ये थोड़ा रेयर है देहरादून में। हमने FRI से हमने मंगवाया है। ये पिंक शार्क के नाम से बहुत सुंदर से फूल खिलते हैं। तो आशीष जी, जैसा आप पर्यावरण के प्रति और समाज के प्रति जिस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, और तो हम चाहते हैं जिस तरह से इसके फूल खिले, चारों तरफ इसकी खुशबू महके, आपका यश भी चारों तरफ महके, कि हम सबकी आपके लिए प्रार्थना है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज हरेला माह में एक बार फिर आपका स्मृति वन में स्वागत है। और जैसे हम हरेला में पौधे और पेड़ लगाते रहते हैं, तो उसी मुहिम में आज हमारे साथी आशीष गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं। और इनका बहुत बड़ा योगदान है देहरादून के पेड़ बचाने में, पेड़ लगाने में, और देहरादून को और ज्यादा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने में। तो आशीष जी, मेरा पहले तो हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहें कि हम सब इंसान हैं, पैदा होते हैं, जिंदगी जीते हैं, अपनी मौज मस्ती करने में फोकस रहता है हमारा सबका, और एक दिन हम चले जाते हैं इस धरती से। तो उसके बीच में ये जो आप आशीष गर्ग से एक पर्यावरण प्रेमी, संवेदनशील आशीष गर्ग कैसे बने, कैसे आपके अंदर ये धारणा और ये भाव उत्पन्न हुआ, उसके बारे में हमें कुछ बताएं, अपनी जर्नी के बारे में। धार के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, और हिमांशु जी को भी नमस्कार।
मेरे पुराने मित्र हैं और कई बार हमने पर्यावरण के बारे में बातें की हैं। और जो आपने ये पूछा कि ये बीज कहाँ से आया, ये शायद मैं भी रिकॉल करने की कोशिश कर रहा था जब आप प्रश्न पूछ रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी देहरादून में रहा है, या मैं हूँ, आप हैं, या हमारे समकक्ष जितने भी हमारे साथी लोग रहे हैं, यदि वो देहरादून में रहे हैं 60-70 के दशक में, तो ये मुझे नहीं लगता किसी के बीच ना पनपा हो। क्योंकि देहरादून की जो छटा थी, चाहे आप लीची आम के बाग देख लीजिए, या दिलाराम बाजार से लेके ऊपर राजपुर तक जो बड़े बड़े ऊंचे पेड़ देख लीजिए, जिसपे कभी कभी गिद्ध भी बैठा करते थे, हम सुबह घूमने जाते थे। आज वल्चर्स जो गायब हो चुके हैं। या आप नहरों की बात कर लीजिए यहाँ की। हमारी हम स्कूल्स में अपने विद्या मंदिर स्कूल होता था जो आज स्कॉलर होम है, जी या सेंट जोसेफ के भी हमारे साथी थे, जी तो आते हुए उसमें पैर डुबा के बैठ जाते थे। तो और पेड़ों पे हमारा ऐसा रिश्ता था कि जैसे सुबह जाते थे तो पेड़ ही पेड़ थे। तो कहते हैं कि चिड़ियों की चहचहाट के बीच में जाते थे, गाड़ियां थी नहीं उस समय। और जब आते थे तो बस्ता पटक के फिर एक हमारे पास, मैं बंगाली मोहल्ले में रहा हूँ, तो वहाँ एक कुंदन सिंह जी का बाड़ा होता था। तो उसमें हर तरीके के, ऐसे जैसे स्मृति वन आ रहा है, बहुत छोटी सी जगह थी लेकिन सब तरीके के पेड़ थे, शहतूत, जामुन, अमरूद, आम, जो भी है। तो उसी के बीच में हम लोग खेला करते थे दुनिया भर के खेल। तो मुझे लगता है वो कहीं से हमें संवेदनशीलता वहीं से आई कि जिन पेड़ों ने हमें इतना सुख दिया, उन पे हम लटक लटक के खेले, झूला झूले। जैसे हाँ, सावन के माह में झूले तो लगते ही लगते थे, तो लेडी झूल लेती थी, उसके बाद वो हमारे ही रहते थे, तो हम झूलते थे। तो कहने का मतलब ये है कि वो सब कहीं ना कहीं से अंदर से आया। और कभी ये ख्याल भी नहीं आया कि जिन पेड़ों ने हमें इतना कुछ दिया है, तो कल उन पर यदि कोई खतरा आता है तो उसको कोई काटने की कैसे सोच सकता है। और ये अंदर ही अंदर एक फीलिंग रही कि ये एक हमसे भी बड़े, कह सकते हैं, इस पृथ्वी के जीव हैं। हम तो क्या करते हैं, कंज्यूम करके चले जाते हैं। कोई भी चीज है, ज्यादातर कंज्यूमरिज्म का जमाना आ भी गया है, और हम खाते हैं, पीते हैं, नष्ट करते हैं। लेकिन ये तो देखिए, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, जो आज का एक बहुत बड़ा विषय है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन निकालते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि कंज्यूमर्स वर्सेस प्रोड्यूसर एंड वो तो दे रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हम जो है सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं। तो इनसे बड़ा दानी कोई नहीं है। तो इन दानियों को, हमारे जो दानवीर हैं, इनको हम जब काटने की सोचते हैं या इन पे कुछ खतरा आता है तो बड़ा बेहद दुख होता है। तो ये संवेदनशीलता मेरे ख्याल से वहीं से आई। आपने पुराने देहरादून के बारे में बातें करी, और हमारी मिलेनियल जनरेशन जो है, शायद उनको ये मालूम भी नहीं होगा कि देहरादून में एक नहीं, दो नहीं, 3 नहरें होती थी, सेंट्रल कैनाल, ईस्ट कैनाल और वेस्ट कैनाल। हाँ, इस तरह से अब आपने देहरादून शहर में पिछले 50 साल में बहुत सारे बदलाव देखे। शहर कहाँ था, वहां से कहाँ पहुंच गया, बड़ा भी हुआ, ग्रो भी किया, डेवलप भी हुआ, और मैं कहूंगा कि मिस डेवलप भी हुआ। तो इसके बारे में आपका क्या कहना? हाँ, जैसा देखिए, अब ये बड़ा टीडियस क्वेश्चन है कि हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ी है। अब देखना यह है कि पॉपुलेशन बढ़ी है तो उसको समाने के लिए उसको ऐसी एक ठोस प्लानिंग होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं था कि जनसंख्या एक दिन में बढ़ गई या एक साल के अंदर इतनी पहुंच गई। तो जो हमारे प्लानर्स रहे होंगे, शायद वो इसको जज नहीं कर पाए। मतलब आपका मतलब है कि विजन की कमी रही। और मेरा मानना ये है, जैसे कुछ शहरों में हमने यहाँ पर देखा है, इंडिया में भी और विदेशों में तो बहुत कुछ होता है, कि जो पुराने खूबसूरत शहर होते हैं तो वो उनको ज्यादा, मतलब उनके स्वरूप को चेंज नहीं करते, प्रिजर्व करते हैं और एक सैटेलाइट टाउन बना देते हैं। आप लॉस एंजलिस में जाएंगे तो आप देखिए, वहां पे उन्होंने सैटेलाइट टाउन बना दिए। तो सैटेलाइट टाउन क्या है, वो बंजर जमीन में उन्होंने दुनिया भर का डेवलपमेंट किया है, एक से एक फैसिलिटीज लगाई हैं, और उनको हाई स्पीड हाईवे से कनेक्ट कर दिया पुराने सिटी को। तो जो पुराना सिटी वहीं वैसा का वैसे ही रहता है, और नए सिटीज में
जो भी आप डेवलपमेंट का मजा लेना चाहता है, कन्वीनियंट लाइफ जीना चाहता है, वो वहाँ रहता है। देहरादून को भी शायद यदि हम बीच में इस तरीके से कर लेते कि देहरादून का ये स्वरूप वैसा ही रहता, जैसे आपने नहरों की बात करी, कि नहरों का एक बड़ा बड़ा महत्व था सिंचाई का। हमारे जो माजरा में बासमती हुआ करता था, आज मुझे बता दीजिए बासमती कहाँ है? या लीची हम मुजफ्फरपुर बिहार से खा रहे हैं, और आम पता नहीं, मेरे ख्याल से बाहर से ही आ रहे हैं, कुछ इक्का दुक्का जो किसी कोठियों में बचे हैं वही मिलता है हमको। तो कहने का मतलब यदि हम इसको प्रिजर्व करते तो एक बहुत बड़ी बात रहती, और बाकी जो डेवलपमेंट है, जो नया हमारा सिटी है, उसको हम कहीं और डेवलप कर सकते थे। तो ये प्रयास इनका बीच में हुआ था, लेकिन फिर वही प्लानिंग ऐसी होती कि उसको जाके चाय बागान में कर दिया। अब कुछ साल के जंगलों में जाने की बात कर रहे थे। तो आप इनको वनों को टच मत करिए, और कुछ ऐसी जमीन ढूंढिए जो कम से कम जिसपे इकोलॉजी डिस्टर्ब हो, उसमें डब बना दीजिए, उसमें आप चौड़े चौड़े रोड भी बनाइए, सब कुछ बनाइए, तो पुराने सिटी को रहने दीजिए। लेकिन आज की डेट में तो खिचड़ी सा हो गया ना, कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। लेकिन फिर भी मेरा यह मानना है कि इसको अभी भी बचा लिया जाए, तो और हम थोड़ा सा पीछे की तरफ लौट जाएं इस शहर के लिए, और एक नया आप देहरादून शहर बना लीजिए, कहीं दूर कई जमीनें आपको मिल सकती है, वहां पे आप डेवलप कीजिए, सब कुछ करिए आप वहां पे। यहाँ पे बोलते हैं कि अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं, लेकिन ऐसी इंजीनियरिंग है कि आप 10 स्टोरी नहीं, आप तो करीब 100 स्टोरी बना सकते हैं, यदि इंजीनियरिंग है ऐसी। लेकिन इसको डिस्टर्ब मत कीजिए। अब यहाँ पे अब धीरे धीरे लॉज, आपके बायलॉज शिथिल होते जा रहे हैं, कि यदि आपको 3 स्टोरी थी, आज 5 की बात हो रही है, 9 की बात हो रही है, उसके लिए रोड चौड़े करेंगे, तो तब आपके ये सब हरियाली है, इकोलॉजी बलिदान। तो ये हमारी, जो आपने बिल्कुल सही विजन वाली बात की, विजन का ही बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और हमारा मास्टर प्लान जो बनता है, वो मास्टर प्लान जनरली, प्लान वर्ड है, प्लान मीन्स यू हैव टू प्लान फॉर 10 ईयर, 20 ईयर्स, 30 ईयर। हम क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्लान को उसके हिसाब से अपडेट करते चले जाते हैं। तो इज इट अ प्लान, और उसका नाम ही चेंज कर देना चाहिए। तो ये एक बड़ी त्रासदी है। ये मतलब क्या मतलब है? बहुत अच्छी बात कही आपने। आप एक संस्था इको ग्रुप के फाउंडर भी हैं, और उसके माध्यम से आप देहरादून शहर में कुछ नए प्रयास, अनूठे कुछ इनोवेशंस अपने तौर पर करते रहते हैं जी, उसके बारे में हम सबको बताएं। देखिए, जो इको ग्रुप हिमांशु जी हमने कंसीव किया था, कोई इस पे बहुत ज्यादा बड़ी सोच थी नहीं, लेकिन एक जो हमारे साथी हैं, हम लोग, ये जो क्लाइमेट चेंज आप सब लोग पढ़ रहे होंगे इसके बारे में जी, समाव, हमें ये लगा कि ये इसकी अभी बहुत ज्यादा बातें नहीं हो रही हैं, इसकी अवेयरनेस भी बहुत कम है लोगों में, और आने वाली जो पीढ़ी है इससे सबसे ज्यादा सफर करने वाली। जैसे इसको एक नाम ग्लोबल वार्मिंग भी दिया गया है, और उसमें हमारा जो टेम्परेचर है, जो साइंटिस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं कि सदी के अंत तक 4 डिग्री से ऊपर चला जाएगा अर्थ का एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। तो उससे बड़े भयावह हमारे परिणाम होंगे, चाहे उसमें ग्लेशियर मेल्टिंग कह लीजिए, सी लेवल राइज कह लीजिए, और हम अभी भी देख ही रहे हैं अपने आसपास किस तरह से heat क्लाइमेट waves, बदल रहा है। बिल्कुल देहरादून में 42 डिग्री टेम्परेचर कभी जाता नहीं था, हीट वेव्स आ रही हैं, हीट वेव आ रही है, और बारिश का पैटर्न कैसे बदल गया है। हाँ, आपके मतलब इरेगुलर पैटर्न्स हैं बहुत ज्यादा। और भी, चाहे हमारी फूड प्रोडक्शन पे इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा, हमारे सी वॉर्म्स हो रहे हैं, उसमें आपके मेरीन लाइफ, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट फायर्स कितनी ज्यादा हो रही हैं आपकी। तो ये मिला जुला इफेक्ट है, और इसके लिए हम पे फंड्स नहीं बचेंगे। यदि हम आज हम जो कुछ फंड्स लगाएंगे, हमें लगेगा यदि हम उसको कुछ थोड़ा सा रिवर्स कर पाए इन चीजों को, तो वो फंड कम होगा। यदि आपने कुछ नहीं किया तो वो आपका, इसके मेरे ख्याल से 200-300 टाइम्स हमको फंड लगाने पड़ेंगे। इस क्लाइमेट चेंज के बैकग्राउंड में इको ग्रुप क्या कर रहा है? जी, तो पॉइंट यही था कि हमने सोचा कि देखिए, ऐसा होता है कि ये केवल एक छोटी संस्था कुछ नहीं कर सकती है, इंडिविजुअली हम कुछ नहीं कर सकते। इसको करेंगे तो बड़े बड़े नेशन इसके बारे में, लेकिन बिना पब्लिक के सहयोग से वो भी नहीं हो सकता। तो हमने ये सोचा कम से कम, तो क्लाइमेट चेंज के लिए इंडिविजुअल या छोटे लेवल पे, जैसे जो धार भी कर रही है, हम ये कर सकते हैं कि एक तो अपनी ग्रीनरी बचाएं और लगाएं, छोटे छोटे वन बनाएं, क्योंकि हमारे जो वन होते हैं नेचुरल एब्जॉर्बर हैं कार्बन के। अभी विदेशों में बड़ी बड़ी मशीनें लग रही हैं कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए, लेकिन ये जो है नेचुरल ऊपर वाले जो बनाए हैं, ये नेचुरल है।
इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाएंगे तो आपको मशीन लगाने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली, जो हमारा एक वेस्ट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के बाद एक ग्रीन हाउस गैस हुई, एक आपका मीथेन है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मीथेन हमारी वेस्ट है आपकी, तो हमारे घरों से जो कूड़ा निकलता है वो आपको पता ही है कि लैंडफिल में जाता है और सड़ता है, और उससे मीथेन और भी बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। आप जानते हैं कूड़ा का हर जगह क्या हाल है, नदियों में आ पड़ा। ये हमें चिंतित करता था। हमने ग्रुप में जब डिस्कस किया तो हमें ये लगा कि हम सबसे पहले अपनी कॉलोनी से शुरुआत करते हैं। तो हम जैसे अपनी कॉलोनी से हमने इसकी शुरुआत की, घर घर जाके सबको अवेयर किया। छोटी सी इसमें बहुत बड़ी रॉकेट इंजीनियरिंग नहीं है, सिंपली आपको अपने घर का कूड़ा अलग अलग करना है 2 या 3 पार्ट में। तो वो लोगों में अवेयरनेस हमने करी, और हमारे जो सोसाइटी के अध्यक्ष हैं उस समय के, उन्होंने भी काफी सहयोग किया, कई मीटिंग्स हुई। उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे घरों से जब कूड़ा अलग अलग होने लगा तो उसका निस्तारण कैसे करें। तो निस्तारण करके हमने, जैसा अभी आपसे मैं बात कर रहा था, धन्यवाद जय, कि तो प्लास्टिक वेस्ट हमारा जो घर से निकलता है उसका निस्तारण एक पीडब्ल्यूडी में रोड बनाने का जो था, हमने वहां पर भी भेजे, लेकिन वो उनके कुछ सिस्टम्स की वजह से नहीं चल पाया। फिर हमने एक दूसरा एनजीओ यहाँ पर है, उसकी मदद ली, और उनके माध्यम से हमने इसको रिसाइकलिंग करनी शुरू की, प्लास्टिक वेस्ट को, और घरों में जो वेट वेस्ट निकलता है उसका कंपोस्ट बनाया। तो हमने ये देखा, जब ये हमने 2 ही चीजों को कर लिया तो हमारा 80% करीब कूड़ा घर में खत्म हो गया। और इसी बीच एक दून स्मार्ट सिटी लिमिटेड का एक कंपटीशन आया जिसमें सब RWA या ऑर्गेनाइजेशन का था। तो हमने बड़ा कैजुअली पार्टिसिपेट किया, हमें नहीं पता था हम जीतेंगे या नहीं, लेकिन फॉर्चुनेटली जब हमने उसमें किया, और हम काफी टफ मार्किंग थी, उनके इंस्पेक्शन भी थे स्मार्ट सिटी की टीम के, तो हमको गलती से फर्स्ट प्राइज मिल गया। बधाई हुआ, लेकिन वो मिल गया तो हमें लगा कि हमने कुछ अच्छा कर दिया है। तो फिर हमने सोचा अपने तक क्यों रखें, वहां से इको ग्रुप की शुरुआत हुई। हमने कहा एक ग्रुप बनाते हैं सब लाइक माइंडेड लोग, और उसको हम सारे में अवेयर करें, पूरी तरह उनकी RWS में जाएं, स्कूल में जाएं, कॉलेजेस में जाएं। तो तब से आज तक हम करीब 90 के करीब कर चुके हैं। तो बीच में कोविड का प्रकोप आ गया, तो इसी बीच हमने एक इको ब्रिक की शुरुआत की। तो मेरे से ज्यादा तो यहाँ पर आप झात के जो लोग मेरे भाई बंधु बैठे हैं या मात शक्ति बैठी, ये बता देंगे, क्योंकि इन्होंने मिलके ये काम यहाँ पे किए हैं। तो सबसे हमारा जो अनूठा प्रयोग मेरे ख्याल से यही हुआ धार में। आपके पीछे भी आपके की हुई जो एक चबूतरा है ये इको ब्रिक्स का, ये हम देख सकते हैं, ये इको ग्रुप के द्वारा ही तैयार किया गया था। हमारे जो एक बड़े एक्टिव सदस्य हैं संजय भार्गव जी, उनकी माता श्री की याद में हमने ये बनाया था। और ये तन्मय जी का मतलब सहर्ष जिसे कहते हैं ना, कभी भी कोई काम आप बोले तो एकदम सहर्ष हमें इनका अनुमोदन मिला और हमने ये बनाया। और इस पे अच्छा एक काम हुआ, इसमें काफी प्लास्टिक वेस्ट बचा। उसके बाद भी 2-3 और स्ट्रक्चर हमने बनाए। हम आशा करते हैं काफी आपका इको ग्रुप जो है भविष्य में और इस तरह से लोगों को जागरूक करता रहेगा, और वेस्ट के प्रति, रीयूज के प्रति, प्लास्टिक को अवॉइड करने के प्रति। लेकिन मेरा आज का जो सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है, जी हाँ, वो बम थोड़ा देर से फोड़ना चाहिए, तो वो ये है कि मुझे आपको देख के सबसे बड़ा एक आश्चर्य ये होता है, और ये सबसे बड़ा प्रश्न, मेरा निजी प्रश्न भी रहा है जी आपके बारे में, जबकि मैं आपको 30 साल से जानता हूं कि आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, एक हमारी तरह आम पब्लिक में रहते हुए आपका परिवार है, बच्चे हैं, फैमिली है, आपकी जिम्मेदारियां हैं। इन सब के होते, इन सब को निभाते हुए आपने इतना बड़ा एक डिसीजन लिया। आपके कॉलोनी के, आपके इलाके में सहस्त्रधारा रोड पर जो हजारों पेड़ कटने वाले थे और कट रहे हैं और कटेंगे, उस पर आपने सरकार के खिलाफ एक PIL दाखिल की। तो ये हिम्मत आपने कहां से आई, इसके प्रोसेस के बारे में आप हमें बताएं। एक आम आदमी का उठ करके सिस्टम से लड़ना, सोचते हम सब लोग हैं, लेकिन करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। देखिए, मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा जी। मैं सरकार के खिलाफ नहीं लड़ा जी, मैं ये जो बेजुबान, मैं कहूंगा सिस्टम के खिलाफ जी। मैं कह रहा हूँ ये जो बेजुबान वृक्ष हैं
और इनके ऊपर जो पक्षी हैं बेजुबान, और उस पे हजारों टाइप के इकोसिस्टम, वो जो बेजुबान है, यदि मैं नहीं लड़ता कोई और लड़ता तो शायद मैं पीछे हट जाता। लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई थी, हमने इसको समझाने की काफी कोशिश की, क्योंकि हम केवल पेड़ों की बात नहीं थी, हमें इनको बहुत अच्छा रोड का मॉडल्स भी देना चाहते थे जिसमें फुटपाथ रहें। यदि हमारे बुजुर्ग हैं, यदि वो आज उस रोड पे चलना चाहेंगे, यदि बाई चांस ये रोड उस तरीके से बन गया, कैसे चलेंगे वो उस पर, क्योंकि ये एंड टू एंड उसको वाइड कर देंगे। आज की डेट में तो थोड़ी हमारे पास कच्ची जमीन है, पेड़ है, उसके बीच में से लोग निकल जाते हैं, कोई दूध लेने जाता है, कोई कुछ लेने जाता है। कल जब ये एंड तक बन जाएगा उसको कैसे चलेंगे? और ये मिनिस्ट्री, सेंट्रल मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है कि रोड हैज टू बी इक्विटेबल। इक्विटेबल मीन्स कि सबके लिए है रोड, उस पे केवल 4 व्हीलर्स के लिए नहीं है, 2 व्हीलर्स के लिए नहीं है, पैदल चलने वालों के लिए भी है, साइकिलिस्ट के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, विकलांगों की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, उनका तो कोई सोच ही नहीं रहा। तो और पेड़, वो तो बेचारे बेजुबान है, एक बार बुजुर्ग है वो कह भी सकता है मेरे लिए तो कोई जगह छोड़ दो। लेकिन हमने इनको एक प्रपोजल सजेस्ट किया था पीडब्ल्यूडी को 2018 में, और उन्होंने एक्सेप्ट किया था। वहां के बड़े लर्नेड इंजीनियर्स थे, उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा प्रपोजल है, जब हम टेंडर करेंगे तो इसकी हम ये ख्याल रखेंगे, फुटपाथ भी देंगे, छोटा सा सर्विस रोड भी देंगे, अंडरग्राउंड सारी जो इलेक्ट्रिकल लाइन्स है उनको अंडरग्राउंड कर देंगे, उससे रोड भी चौड़ा हो जाता है। और वृक्ष जो है हमारे, उनको उसी फुटपाथ के आसपास ले लिया जाएगा। उस पे आपके 500-600 से ज्यादा वेंडर्स हैं हिमांशु जी, जो राजमा चावल, चाय और छोटी छोटी चीजें बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, उनकी आजीविका खत्म हो जाएगी। वो भी उस पर रह सकते थे और सर्विस रोड पे उनका काम चल सकता था, कोई खतरा नहीं था, एक्सीडेंट कम होते। तो ये प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ था, मेरे पर राइटिंग में था। हमें लगा चलो सुनवाई होती है, कल ये टेंडर होगा, इसी तरीके से बने, हम खुश थे, पेड़ भी बचेंगे, ये सब होगा। लेकिन जब ये अचानक इन्फॉर्मेशन आई कि ये टेंडर हो गया है, 70-77 करोड़ सेंटर से आ गए हैं और इसको कर रहे हैं, तो हमने जाके उनसे पूछा कि क्या हमारे हिसाब से आप कर रहे हैं, जो ये एग्री किया था, लेटर भी दिखाया। तो उन्होंने जो हमें ड्राइंग दी तो हमारे मतलब हमें बड़ा शौक लगा, ये तो इस तरीके का मॉडल है। तो हमने पूछा आपने वो क्यों नहीं किया? कि नहीं ये तो ऐसे ही हो। और हमने काफी कोशिश की उनको समझाने की कि आप पेड़, और सबसे बड़ी थ्रेट आ रही थी पेड़ों पे, ये भी। तो जब उन्हें नहीं समझे तो दूसरी जगह भी जो गुहार लगाने वाली बात होती है उनसे भी लगाई, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं सुना। फिर ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल मैं किसी काम से सब स्टेशन गया था, बिजली दफ्तर, तो पता चला कि शटडाउन की भी तैयारी हो गई है, कल से कटने वाले हैं। बड़ी उस समय अब किसके पास जाता मैंने कुछ कोशिश की, कुछ संस्थाएं हैं उनसे बात करने की, तो सबने कह दिया जी कुछ होता नहीं है, ऐसे ही रहता है, वैसे ही रहता है। तो मुझे लगा कि यदि अभी इन पेड़ों का यदि कोई सुनवाई होनी है तो मेरे उससे होगी। मैं नहीं जानता मेरे अंदर वो कैसे शक्ति आई, मैंने आगा पीछा कुछ सोचा नहीं, मुझे लगा कि इन पेड़ों को बचाना है तो मुझे पीएल डाल। तो मैंने ये सब बड़े वैलिड पॉइंट, और हमने ऑल्टरनेट रूट भी बताया जो आपका जब आप जोगीवाला से आते हैं जी, तो आपका एक पीछे से एक रूट भी बड़ा अच्छा निकलता है, तो वो भी आप उस पीडब्ल्यूडी उसको वाइड भी करने वाला है, जो आईटी पास निकल जाता है पहली सरदार क्रॉसिंग से काली मंदिर के पास से, तो उसका भी हमने इनको सजेशन दिया कि आप उसे वाइड से आ रहे हैं, हाँ उसी से निकल जाता है। तो आइडिया ये था, वहाँ पेड़ भी नहीं है, रोड भी छोटा है, पॉपुलेटेड एरिया भी नहीं है, इसमें पेड़ भी बच जाते हैं। लेकिन कोई हमारा सजेशन माना नहीं, तब हमें लगा ये पीएल करनी पड़ी, तो रातों रात बैठ के वो बनाई। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें स्टे मिल गया, नहीं तो ये अभी तक कट चुके होते। और अब एक डिसीजन आया है, उस डिसीजन में वो तो सर्वमान्य है क्योंकि जजेस का डिसीजन है, उस पर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी हमारी सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है जी। लेकिन मेरा एक पॉइंट है, यूकलिप्टस ट्री को एक विलन बना के रखा है और सदियों में, और मैं यदि अभी भी हम जिस लोगों से बात करते हैं वो कहते हैं यूकलिप्टस ट्री तो जाना चाहिए, ये बहुत पानी पीते हैं, ये सॉइल खराब करते हैं। हिमांशु जी आपको जान के आश्चर्य होगा, जो आप खुद अपने नेट पे जाकर रिसर्च कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए कई रिपोर्ट, 99% रिपोर्ट कहती हैं ये बहुत अच्छे इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, कोई पानी नहीं पीता है, ये बिल्कुल इनके बारे में एक गलत तथ्य फैलाया गया है। और ये बहुत अच्छे पेड़ होते हैं, और इन पे जैसे हर पेड़ पे वास होता है पक्षियों का, सब पक्षी इस पे आना पसंद करते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं। तो और जो मैंने आपको जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात बताई या
छाया की बताई है, पॉल्यूशन ये अब्जॉर्व करते हैं, उनका तो एक अलग ही बात है। तो किस लिए इनको काटा जा रहा है, तो इसके लिए, क्योंकि वो डिसीजन जैसा भी आया है, तो हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले और वंस फॉर ऑल पूरे इंडिया में यूकलिप्टस पेड़ के बारे में एक डिसीजन दे दे, ये बुरे हैं ये अच्छे हैं, जिससे यूकलिप्टस पेड़ के साथ एक जस्टिस हो जाए। बाकी पेड़ जो ट्रांसप्लांट करने की बात हुई है, ट्रांसप्लांटेशन अभी हमारे देश में प्रिमिटिव स्टेज में है। मैं ये नहीं कह रहा है कि कहीं कहीं बड़े अच्छे प्रयास हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड में भी कोई प्रयास नहीं हुआ है। और इतना सेंसिटिव विषय है ये कि एक पेड़ को ट्रांसप्लांट करना मतलब उसको, उसकी मतलब धरती से उसको उजाड़ के दूसरी जगह ले जाना, बहुत बड़ी साइंस है इसके पीछे। हम इसे छोटी चीज समझते हैं। आज की साइंस ये कहती है कि ये जितने पेड़ हैं एक फैमिली होते हैं, अपने रूट से बात करते हैं आपस में। ये वाली इतनी बात आगे चली जा चुकी है, ये साइंस रिसर्च प्रूव कर चुकी है, और हम इनको एक ऑब्जेक्ट समझ के काटते हैं। तो इनको ट्रांसप्लांट करना भी एक बहुत बड़ी साइंस है। तो हमारा तो ये मानना है इनको वहीं रखा जाए, और जो हमने प्रपोजल दिए हैं, जो आपका फुटपाथ वाइड करके यदि आप बनाएंगे तो ये सारे उस पर अकोमोडेट हो जाएंगे, तो उनको काटने की कोई वैसे भी जरूरत नहीं है या ट्रांसप्लांट करने की जरूरत नहीं। तो ये सोच के मुझे लगा कि ये PIL एक जरिया है, वरना मैं तो आज तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी नहीं गया। जैसे कहते हैं कि वकीलों और डॉक्टर से दूर रहना चाहिए, तो मैं तो दूर ही रहा। आपने इतनी गहरी सोच बताई अपनी PIL दाखिल करने के पीछे, लेकिन मेरा एक अगला क्वेश्चन ये है कि जब आप PIL दाखिल करके घर आए तो होम मिनिस्ट्री का क्या कहना, आपके बच्चों का, आपके परिवार का क्या? हाँ, मैं बताऊँ, वैसे ही आपको बिल्कुल फ्रैंकली बता रहा हूँ कि आज से 5-6 साल पहले मुझे ही नहीं मालूम था PIL क्या होती है। कोर्ट कचहरी के चक्कर हमने तो कभी नहीं काटे, ना आपने काटे होंगे। तो अब घर में बस ये बताया, मैंने रोकने की कोशिश की है। तो अब उन्हें समझ नहीं आया कि भाई इसने कैसे कर दिया, क्या कर दिया। तो वो तो जब हमारा स्टे आया और ये पता चला, तो उन्हें लगा कि अच्छा काम हुआ। बस अब जब ये बात आगे बढ़ गई, अभी मेरे पे हजारों तरह के प्रेशर है, हर तरीके से आप समझ सकते हैं जी। कई दबाव आ रहे हैं, कई लोग मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, कोई कुछ चाहता है, सबके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। लेकिन मेरे सामने अभी एक ही मुद्दा है कि जल्दी से, क्योंकि अभी एक बड़ी विचित्र सी बात हो गई है। हमने इनको लिख के दिया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता, और एक हरेला का पीरियड चल रहा है। देखिए, आप हरेला में इतने अच्छे धाद और कई संस्थाएं जाके पेड़ लगा रही, और हम पेड़ काट सारे सरकारी डिपार्टमेंट पेड़ लगा रहे हैं, हर रोज न्यूज में आ रहा है, और एक मतलब उस पे एक जगह पूरा पूरा उसका काटने पे जुटा हुआ। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की, और कई माध्यमों से रिक्वेस्ट की कि कम से कम हरेला के पीरियड में, जब हमारे देवभूमि है और देव शायद ऊपर से देखते हैं हमको पेड़ लगाते हुए, हरियाली करते हुए। धार ने तो ये हरेला पर्व यहाँ से शुरू किया है देहरादून से जी, और उत्तराखंड में पूरा फैल गया, पूरे देश में जाने की बात हो रही है। तो ये तो मेरे ख्याल ऊपर से जो देव हैं हमारे, वो तो उनको सबसे ज्यादा बधाई तो, या कह सकते हैं आशीर्वाद इनको देते होंगे ना। वही देव एक दूसरी आंख से देख रहे होंगे यहाँ पेड़ काटने। तो ये कितना बड़ा त्रासदी है। हरेला के दौरान कम से कम जो है इन पेड़ों को बचा के रखा जाए। और चलिए, आप यदि आप में वो फीलिंग भी नहीं है, तो कम से कम ये कर लीजिए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट तो आपकी है ना, उस टाइम यदि कल सुप्रीम कोर्ट भी कह देती है इनको काट दिया जाए, रोड को वाइड कर दिया जाए, तो मैं और आप कौन होते हैं? हम उसको हाथ जोड़ के उसको मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। लेकिन जब तक वो डिसीजन नहीं आता, रुक जाइए, क्योंकि वो एक इकोलॉजिकल इरिवर्सिबल डैमेज होता चला जा रहा है। ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन हो रही है। मैंने एक बॉर्डर पिक्चर आपने भी देखी होगी, जिस समय हमारा एक वो अकेला अपना हमारा एक छोटा सा एक कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सोल्जर्स पाकिस्तान सेना को फाइट कर रहा था, और एक एक सोल्जर्स की डेथ हो रही थी, और रात थी, सुबह एयरफोर्स की वेट कर रहा था कि कब एयरप्लेन आएंगे और बैकअप देंगे। वैसे हम सुप्रीम कोर्ट के बैकअप के लिए इसमें वेट कर रहे हैं, क्योंकि रोज 5-5, 10-10 सोल्जर्स जो हमारे, इनको सोल्जर्स मानते हैं। अभी हमने इनको श्रद्धांजलि दी, जैसे बॉर्डर पे हमारे जवान शहीद होते हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, वैसे हमने अभी सब बच्चों के साथ मिलकर जब जो पेड़ कटे थे उनको श्रद्धांजलि दी, क्योंकि ये पूरी जिंदगी हमारी रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं यहाँ पर। तो एक एक पेड़, 2-2, 4-4 पेड़ शहीद हो रहे हैं। तो हमें यही दुख है कि कम से कम इनको तो रोक लेते जब तक ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आया। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो आएगा, और हमें लगता है कि कहीं तो सुनवाई है और अच्छा डिसीजन आएगा, उसके बाद जैसा इस पर काम करना है करें। और ये मैं बता दूं, ये देहरादून की जनता यदि इस प्रपोजल को पढ़ेगी,
तो ये अपने आप में बहुत अच्छी पहल है। और कल जितने आने वाले रोड्स बनेंगे तो ग्रीनरी को समाहित करते हुए बनेंगे और एक बहुत अच्छा हमारा वो डेवलप होगा। और हम जैसे मैंने बताया, विदेशों में जाइए, विकलांगों तक के लिए प्रोविजन किया जाता है। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंस और बता के वाला क्वेश्चन जवाब खत्म करूंगा। जरूर। 3-4 साल पहले मैं घंटाघर से आ रहा था, 2 व्हीलर पे ही था, और मुझे एसले हॉल के पास एक बुजुर्ग बैठे हुए मिले, बीमार से थे। तो उन्होंने मुझे देखा भी नहीं, बस ऐसे करके हाथ हिलाया। तो मैंने कहा रुक जाता हूँ। मैंने कहा बाबा बताइए क्या। कह रहे बेटे कोरोनेशन तक छोड़ दो। मैंने कहा ये बैठिए। तो फिर मैंने कहा आप कहाँ से आए? कि मैं मालसी गांव से आया हूँ। तो मैंने कहा कैसे आए? कह रहे बस ऐसी किसी से लिफ्ट मांगते हुए आओ। फिर कोरोनेशन में उनको छोड़ा। अब मुझे ये भी पता था अब जाएंगे कैसे, ऐसे ही जाएंगे। तो जिस जिस शहर में हम रहते हैं, यदि एक बुजुर्ग हॉस्पिटल से जाने के लिए उसको 10 जगह रास्ता बदलना पड़ता है, कल ये जो हमारे हाईवेज दौड़ेंगे हमारे शहरों के बीच से, तो भूल जाइए इनका कोई ठिकाना है। ये कहाँ चलेंगे, कहाँ रहेंगे? यदि हमारे अच्छे फुटपाथ रहे तो कम से कम पैदल चल के वो जा तो सकते हैं, टाइम लगेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि एक पुराना जो रिजेक्टेड मॉडल है एंड टू एंड वाइड करने का, आप देख लीजिए सहारनपुर से लेके आईएसबीटी देख लीजिए, और भी दूसरे जो रोड चौड़े हुए हैं, महादेव सिंह, जनरल महादेव सिंह रोड देख लीजिए, आपका बल्लूपुर रोड ही देख लीजिए, फुटपाथ इन्होंने 4 फीट दिया है, कोई उस पर चलता है? उस पर सारा इंक्रोचमेंट है, दुकानें हैं, कोई जलेबी तल रहा है बैठ के उस पर, और उसके पार्किंग हो रखी है उसके पास। लोग सड़क के बीच में चल रहे हैं, उन्हीं के बीच में से कारें निकल रही हैं। तो इफेक्टिव उससे भी कम हो गई है जो चौड़ीकरण से पहले थी। तो एक छोटी सी बात हमारी कुछ समझ में किसी को नहीं आ रही है, और नहीं आ रही है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं सबसे मिलने की, पीआईएल डालने के बावजूद। देखिए कम से कम अभी भी सुन लीजिए, हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कम से कम ये पेड़ तो बच जाए। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि टॉप लेवल तक किसी ने सुनने की कोशिश नहीं की, हमने सब प्रयास किए। तो अब हमारा जो कहते हैं ना कि हमारे जो बैकअप केवल एक सुप्रीम कोर्ट ही है, और जो होगा डिसाइड करेगा वो सबको मान्य होगा। धन्यवाद। आशीष जी, हमारी धात की तरफ से और मैं समझता हूं कि समस्त देहरादून वालों की तरफ से ये वो रहेगी, एक प्रेयर रहेगी कि आपके प्रयास सफल हों, आपको सुप्रीम कोर्ट में भी जीत मिले, और जैसा आपका एक विजन है जिसमें सबके लिए रास्ता है, एक पैदल चलने वाले के लिए रास्ता है, एक विकलांग के लिए रास्ता है, और गाड़ियों के लिए भी रास्ता है, और उसमें पेड़ भी बचे रहे। मैं समझता हूँ कि हम सब ये चाहेंगे कि ऐसा ही हो और हमारा शहर इसी तरह से आगे बढ़े। हिमांशु जी, और ये आपके मैं प्रयासों अपनी के जीत लिए मैंने कभी सोची नहीं है। मैं तो हमेशा बैक बेंचर रहा हूँ, और आज भी मैं चाहता हूँ कि ये जीत हो तो ये पेड़ों की जीत हो, या इसके जो पक्षी रहते हैं उनकी जीत हो, और उनकी जीत होगी, और एक अच्छे मॉडल की जीत होगी। और मैं ये मानता हूँ कि यदि ये बना तो ये हमारी सरकार की भी जीत होगी। यदि कल ये जो अच्छा मॉडल आएगा उनकी भी जीत होगी। लेकिन अभी अभी तो ये एक लीगल मामला है, तो हम वेट कर सकते हैं। आपने बुजुर्गों का जिक्र किया और विकलांगों का जिक्र किया, और जिस तरह से आपने एक बुजुर्ग को उनकी मंजिल तक, हॉस्पिटल तक पहुंचाया। यहाँ स्मृति वन में आप देखेंगे कि धाद में हम लोगों का प्रयास ये रहता है, ये स्मृति वन हमने लगाया कि यहाँ लोग आए और अपने बुजुर्गों की याद में पौधे लगाएं, जो बड़े पेड़ बने, छाया दें, सहारा दें, और हमको हवा पानी दें। और मैं समझता हूं कि धाद में हमारे सब लोगों की एक ये भी दृष्टि रहती है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो, और जो हमारे पेड़ हैं वो भी हमारे बुजुर्ग की तरह है। बहुत ये अच्छी बात जो है। पेड़ हैं ये हमारे दोस्त भी हैं, हम उम्र भी हैं, हमसे बड़े भी हैं, हमारे माँ बाप की तरह हैं, हमारे बाप दादा, नाना नानी, दादा दादी, परदादा, बड़े बुजुर्ग पुरखों की तरह हैं। अगर हम इनको उसकी तरह इज्जत नहीं देंगे और इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो इसके बगैर हमारा जीना नहीं रहेगा। और उसी के लिए धात के भी हमारे प्रयास जो हैं स्मृति वन और दूसरे तरीकों से चलते रहते हैं। इसी प्रयास में मैं समझता हूं कि आपका प्रयास जुड़ेगा और हम सबके प्रयास जुड़ेंगे तो आने वाला कल ज्यादा अच्छा होगा हम सबके लिए। हम में से कुछ
प्रश्न पूछना चाहते हैं कोई आशीष जी से, कोई? जी सुशील जी, आइए। बैठे नहीं, आइए। सर, क्योंकि मैं भी लॉ की फील्ड से हूँ जी। तो मेरा एक सवाल था कि हम लोग मिल करके जिस तरीके से अब पेड़ों को काटने की अनुमति बहुत सरलता से दी जा रही है। अभी आपने देखा होगा एक नीति गवर्नमेंट ने जारी करी है कि सरलता से अपने आसपास के पेड़ आप काट सकते हैं। इस तरीके से अनुमति मिलती रहेगी और हमारे जो आसपास के पेड़ है, जहां आज लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं और बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, क्या इस दिशा की तरफ हमें प्रयास नहीं करना चाहिए कि अब शहर के तो सारे पेड़ ऐसे खत्म हो जाएंगे, तो क्या इस दिशा में हम लोग मिलकर के कुछ बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, लीगल रिसोर्ट तो लास्ट रिसोर्ट होती है, आप भी समझते हैं सर। देखिए, हमें सबसे पहले अवेयरनेस करनी पड़ेगी सर, और देखिए सबको आवाज उठानी पड़ेगी कि हमें इस समय जो पेड़ों, जो देहरादून के पुराने स्वरूप की तरफ थोड़ा थोड़ा चलना वापस शुरू करें। और डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब हम ग्रीनरी जो हमारी, इसको असेट बोलना चाहिए। देखिए, अभी जैसे कॉमर्स में हम पढ़ते हैं असेट होते हैं, तो ग्रीनरी को असेट नहीं माना जाता, इसको हम अब एक असेट कैटेगरी में डालना शुरू करना पड़ेगा। और जब असेट की एक वैल्यू भी होगी, अभी आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट के आप ऑर्डर देखेंगे, तो एक पेड़ की लाइफ उन्होंने जो फुल 100 ईयर्स एवरेज एक लाइफ माने अच्छे पेड़ की, तो उसकी 72 लाख कॉस्ट आंकी गई है, एक समिति बनी थी उसमें। तो यदि हम इस कॉस्ट को एक एक पेड़ से लिंक कर दें कि मान लीजिए आपने ये पेड़ लगाया है और ये 100 साल का पेड़ होने वाला है, तो ये जब बड़ा हो जाएगा तो इसका 72 लाख की कॉस्ट होगी। अभी हिमांशु जी भी एक बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और यदि हम इसका हर पेड़ का जो मेजर पेड़ है उनका हम यदि असेट उनका कॉस्ट से लिंक कर दें, तो ये पेड़ काटने अपने आप मुश्किल हो जाएगी, मेरा ये मानना है। तो मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, और बाकी लीगल पहलू तो आप जानते हैं जी। तो नहीं, मेरा विचार ये था कि जिस तरीके से बहुत तेजी से अब मैं सहस्त्रधारा रोड पे ही रहता हूँ, और आज से 5 साल पहले की हम बात करें कि क्रॉसिंग से और आईटी पार्क तक पूरा रोड तो था, साइड में भी बहुत सारे पेड़ थे, और अब आज बहुत कम पेड़ दिखाई देते हैं। तो जिस तरीके से नैनीताल या मसूरी में जो कंस्ट्रक्शन जो होता है, उसमें इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि पेड़ कम से कम कटे। तो मैं कई बार सोचा कि जो हमारे मुख्य वन संरक्षक है, या उनसे इस बारे में बात की जा सके कि हम डेवलपमेंट तो चाहते हैं, लेकिन पेड़ों के कटान पर नहीं। तो इस दिशा में हम लोग अगर आपसी सहमति से आपसी उससे कुछ प्लान बना करके गवर्नमेंट को दिए, बिल्कुल करेंगे, कुछ ना कुछ मिलेंगे, जिनसे मिलना है पहले मिलना ही ठीक रहता है। जी। और साथ ही साथ हमें पब्लिक, जो हम एज ए पब्लिक, हमें अपनी मेंटालिटी भी चेंज करनी पड़ेगी। मेरे दुकान के आगे पेड़ मैं नहीं चाहता, लेकिन पड़ोसी की दुकान के आगे लग जाए, ऐसी वाली बात है। तो हमें यदि एक पेड़ हमारी दुकान के आगे लगा है, हो सकता है मुझे पार्किंग करने में थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन उस पेड़ के जो बेनिफिट्स हैं, तो अभी ये जो आप कह रहे हैं कि कटते चले जा रहे हैं, सब यही कर रहे हैं कि मेरा मॉल आ रहा है तो मैं काट दूं, मेरी शॉप आ रही है तो काट दूं, मेरा घर का है तो काट दूं। कई मैंने बड़े संभ्रांत लोगों को देखा है कि उन्होंने कहा यार मेरी बाउंड्री वॉल पे ये पेड़ गिर जाएगा। एक इंसिडेंट हमारी मीटिंग में भी हुआ था, सोसाइटी की मीटिंग में, कई लोग बोलने लगे यदि हमारी बाउंड्री वॉल पे गिर गया तो क्या करेंगे। तो मुझे याद है मैंने उनको कह दिया था कि मैं एक अंडरटेकिंग देता हूँ आपको लिख के, यदि ये पेड़ गिरेगा, आपकी बाउंड्री वॉल टूटेगी, तो उसका 10,000 खर्चा मैं दूंगा और 5 साल तक वो वैलिड रहेगा। यदि वो, लेकिन उसके बाद यदि नहीं गिरा तो आप मुझे 20,000 दीजिए। तो सब पीछे हट गए थे। वो बहुत 1 in million केस होते हैं जिसमें पेड़ गिरता है, लेकिन ज्यादातर पेड़ जो कटते हैं ये खतरा है कि इसमें दीमक लग चुकी है, तो झूठे झूठे रीजन बना के पेड़ को कटवा लिया जाता है। परमिशन को इस समय हमें जो परमिशन है वो बाएं हाथ का खेल है, अब उसको हमें और टफ बनाना है। मेरा कहने का मतलब ये उन्होंने बहुत इजी बना दिया है, इसको और भी वो किया जाना चाहिए। दूसरा मेरा हिमांशु भाई एक सजेशन था कि अभी भी हमारे पास इतने खाली टाइप की जगह है, बहुत सारी खाली जगह है। प्रत्येक वार्ड में जाकर के अगर हम साल के मतलब 2 पेड़ भी किसी वार्ड के किसी खाले में लगाएं, तो शायद
हम लोग। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये एरिया आपका काफी अच्छा है। आजकल ड्रोन टेक्निक आ गई है सीड बॉम्ब्स की, तो मेरा धात को सजेशन है, यदि हम हमारे पास एजेंसीज भी हैं, कभी हम मिलके कर सकते हैं। जहाँ आपको लगे कुछ खाली पैच है तो ड्रोन जाके वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, और हम मतलब यहाँ एक्सेस नहीं मिलती तो ये सीजन बहुत अच्छा है, वो उग भी जाते हैं उसमें, वो भी कर सकते हैं। थैंक यू सर। सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया और उसके बारे में हमारा नेक्स्ट आपसे प्रश्न करेंगी हमारी धात की मेंबर हैं सारिका राणा जी। आइए सारिका। सर, पहले तो आपको सुन के बहुत अच्छा लगा कि बहुत ही संवेदनशील और एक जो बहुत अच्छा आपको नॉलेज भी है। कहते हैं ना कि थिंकर्स तो हम सभी होते हैं, थिंकर्स आर गुड बट डूअर्स ब्रिंग द चेंजेस, तो आपका वही व्यक्तित्व है। और सर, मैं अभी यहाँ पे एक बात जोड़ना चाह रही थी, सजेशन भी है आपका। जैसे आपने कहा कार्बन इमिशन, हमारे वृक्ष जो होते हैं कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं, और मुझे लगता है किताबों में तो हम सब ये पढ़ते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारी एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि हम इस कार्बन इमिशन को रोकें। आज क्या है, हम आधुनिकता की दौड़ में बढ़ते जा रहे हैं, कहीं जाना हो हम गाड़ी निकालते हैं, और कई बार वो जरूरत से ज्यादा दिखावा होता है कि उसके पास छोटी गाड़ी है, मैं बड़ी लूंगा। हम ये नहीं देखते हम कितना कार्बन इमिशन करते हैं। जैसे आपने रोड्स का, हमें विकास चाहिए, पर गाड़ियां भी तो हमें इतने दौड़ानी है। जैसे आपने फॉरेन की बात की ना, हम सैटेलाइट टावर विकसित कर देते हैं, उसको कनेक्टिविटी दे देंगे मेजर डेवलप्ड एरिया से। तो इसी प्रकार से कि हम एक खुद की जिम्मेदारी लें कि हम कार्बन इमिशन कितना दूर रख रहे हैं, प्राकृतिक संरक्षण की हमारी खुद की जिम्मेदारी क्या है। जैसे अभी मेरा क्वेश्चन तो पूरा हो गया, तो सर ने कहा ना हम ये लीगल तो ये इश्यू उठा रहे हैं, पर डेवलपमेंट भी हमें चाहिए, लेकिन वृक्षों का संरक्षण भी हो। तो मैं यही कह रही थी कि इस बारे में भी आपका क्या विचार है कि एक व्यक्तिगत संरक्षण की, अगर आप